नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस पे। बायोलॉजी क्लासेस में आज का टॉपिक हमारा एंजाइम पर ही रहेगा। इससे पहले हमने एंजाइम पर आपको दो क्लासेस बताए, दो क्लासेस लिए थे, जिसमें हमने आपको पहले एंजाइम के बारे में बताया, फिर एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी के कैसे काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर इसको बताया, एंजाइम की क्या सिंपल मैकेनिज्म है इसको बताया। आज की क्लास में हम आपको एंजाइम के मैकेनिज्म से ही जुड़े हुए दो सिद्धांतों को, दो थ्योरम को बताते हैं। पहला सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने 1894 में। इसको कहते हैं लॉक एंड के हाइपोथेसिस। लॉक एंड के हाइपोथेसिस ये कहता है बेटा कि जिस तरह एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की ही आवश्यकता होती है, एक विशेष लॉक एक विशेष के से ही खोल सकता है, उसी प्रकार एक विशेष सब्सट्रैक्ट को, क्रियाधार को या अभिकारक को, एक विशेष क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम की ही आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है बेटा कि एक एंजाइम से एक से अधिक सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई एक विशेष सब्सट्रैक्ट है, एक विशेष क्रियाधार है, तो उस एक विशेष क्रियाधार को प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें एक विशेष एंजाइम की ही आवश्यकता होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये चाबी की संरचना है, इसको हम एंजाइम की तरह लेते हैं, ये ताले की संरचना है, इसको हम सब्सट्रैक्ट लेते हैं। जैसे ही एंजाइम सब्सट्रैक्ट, जो सब्सट्रैक्ट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ता है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। जैसे ही सब्सट्रैक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ता है तो एक्टिव साइट से जुड़कर ये ईएस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ये रिवर्सिबल होता है। अगर इस स्थान पर टेम्परेचर पीएच मान ये नॉर्मल है तब तो ये फॉरवर्ड बढ़ेगा और ईएस कॉम्प्लेक्स से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सभी चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं तो ये फिर से एंजाइम और सब्सट्रैक्ट फिर से अलग हो जाता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ये फिक्स होती है, इसकी संरचना फिक्स है। फिक्स होने का मतलब ये है एंजाइम के एक्टिव साइट की संरचना या एक्टिव साइट का जो एक्टिव साइट का जो स्थान है उसका आकार फिक्स होता है, वो एकदम निश्चित होता है। इसलिए एक्टिव साइट का आकार निश्चित होने के कारण उसी आकार का या उसी के अनुरूप कोई सब्सट्रैक्ट आके एक्टिव साइट से जुड़ता है। इस सिद्धांत में यही इतना कहा गया कि जैसे एक विशेष ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष एंजाइम की ही आवश्यकता होगी। दूसरा इसका जो मुख्य बात है उसमें यह बताया गया कि एंजाइम के एक्टिव साइट की संरचना निश्चित होती है, दृढ़ होती है। एंजाइम का एक्टिव साइट कभी बदलता नहीं। दूसरा एंजाइम की जो क्रियाविधि को समझाने का प्रयास किया गया, ये किया एक वैज्ञानिक थे कोसलैंड। साइंटिस्ट का नाम बेटा याद किए रहे ना कि लॉक एंड के हाइपोथेसिस इसको एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर, ये सिद्धांत आया था 1894 सॉरी बेटा 1894 में इस सिद्धांत को एमिल फिशर ने दिया। जबकि जो कोसलैंड थे, कोसलैंड ने अपना ये सिद्धांत 1960 में दिया। जो दूसरा ये सिद्धांत है ये है कोसलैंड। कोसलैंड ने अपना ये सिद्धांत 1960 ईस्वी में दिया। कोसलैंड और एमिल फिशर, इनमें केवल एक ही अंतर था। एमिल फिशर ने ये कहा था कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट है ये दृढ़ होते हैं, इनकी संरचना फिक्स होती है और जो एक्टिव साइट की संरचना है अगर उसी के अनुरूप कोई क्रियाधार आके एक्टिव साइट से जुड़ता है तभी वो प्रोडक्ट में बदलता है, अन्यथा वो प्रोडक्ट में नहीं बदलता है। कोसलैंड ने बताया कि जो एंजाइम के ये एक्टिव साइट होते हैं, ये एक्टिव साइट दृढ़ ना होकर लचीले होते हैं। सिद्धांत दोनों का सेम है, यहां भी ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां भी ईएस कॉम्प्लेक्स, बस अंतर एक्टिव साइट की संरचना पर है। इस सिद्धांत में यह कहा गया, जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है या प्रेरित आसंजन सिद्धांत, हिंदी में इसको कहेंगे प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत में यह बताया गया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस एक्टिव साइट की संरचना दृढ़ न होकर लचीली होती है। एंजाइम के एक्टिव साइट से जैसे ही कोई सब्सट्रैक्ट आके जुड़ता है, इस एक्टिव साइट को स्पर्श करता है,
वैसे पूरा का पूरा एंजाइम का जो एक्टिव साइट की संरचना है ये इस सब्सट्रैक्ट के अनुरूप हो जाती है। जिस आकार का सब्सट्रैक्ट है उसी आकार में इसका एक्टिव साइट हो गया। जैसे अगर इस एंजाइम के साथ एक्टिव साइट इस आकार से आ रहा है गोलाकार, तो अब होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो एंजाइम है, पूरा का पूरे एंजाइम की एक्टिव साइट की संरचना इसके अनुरूप हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है। इस मॉडल की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बताता है कि एक्टिव साइट दृढ़ न होकर लचीले होते हैं। एक्टिव साइट की संरचना क्रियाधार के अनुरूप नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोई क्रियाधार आके एक्टिव साइट को स्पर्श करता है, एक्टिव साइट पर जुड़ता है, वैसे ही पूरे एक्टिव साइट की संरचना क्रियाधार की संरचना के अनुरूप हो जाती है और ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच मान या अन्य फिजिकल कंडीशन नॉर्मल है, तो ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये टूट बन जाता है ईपी कॉम्प्लेक्स में, और ईपी कॉम्प्लेक्स से फिर से एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। दोनों सिद्धांतों की बेसिक चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लॉक एंड के हाइपोथेसिस की जो सबसे बेसिक चीज है उसमें ये कहा गया था कि एंजाइम के एक्टिव साइट की संरचना दृढ़ होती है, लचीली नहीं होती है या फिक्स होती है इसकी एक्टिव साइट। तो जैसा एक्टिव साइट है उसी के आधार पर सब्सट्रैक्ट आना चाहिए। जो एक्टिव साइट की संरचना है अगर उसी के आधार पर सब्सट्रैक्ट आता है तब तो ईएस से ईपी का निर्माण होता है, अन्यथा ईपी का निर्माण नहीं होता है। जबकि प्रेरित आसंजन सिद्धांत कोसलैंड ने जो दिया, उस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि एंजाइम के एक्टिव साइट की संरचना दृढ़ न होकर लचीली होती है। ये प्रत्येक क्रियाधार के आकार के आधार पर ये चेंज होती रहती है। जैसा क्रियाधार होता है उसी के अनुरूप इसके एक्टिव साइट की संरचना परिवर्तित हो जाती है, और जैसा क्रियाधार है जब उसके आधार पर एक्टिव साइट की संरचना परिवर्तित हो जाएगी तो आसानी से ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है और एंजाइम तथा प्रोडक्ट बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह एंजाइम की मैकेनिज्म को समझने के लिए ये दो सिद्धांत दिए गए। एंजाइम दो चीजों पर सबसे अधिक निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पर, एक पीएच मान पर। चूंकि एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं इसलिए सभी बायोलॉजिकल मीडियम का, जो बायोलॉजिकल माध्यम है, उन माध्यमों का पीएच मान भी वेरी करता है। जैसे आप जानते हैं हमारे ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 से 7.6 तक होता है, जबकि आमाशय में निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच मान एक 7 से नीचे, 7 से नीचे मतलब अम्लीय, HCl जो उसमें स्रावित होता है उसका पीएच मान लगभग 1.5 से 3 तक होता है। इसका मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच मान लगभग 3 से 4 के बीच में होता है। इस तरह अलग अलग हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल पार्ट हैं उनका पीएच मान अलग अलग होता है। इसलिए सभी एंजाइम एक ही पीएच मान पर क्रिया नहीं करते हैं। हर एंजाइम के लिए क्रिया करने के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है। कोई भी एंजाइम जिस पीएच मान पर सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिस पीएच मान पर सबसे अधिक कार्य करता है, उस पीएच मान को हम अनुकूलन पीएच कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? अनुकूलन पीएच मान। तथा जिस ताप पर वह सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिस टेम्परेचर पर सबसे अधिक क्रिया करता है, उसको हम अनुकूलन ताप कहेंगे। दो चीजें आप और रखे रहिएगा दिमाग में, एक अनुकूलन पीएच मान और एक अनुकूलन ताप। अनुकूलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय हो उस ताप को हम अनुकूलन ताप कहते हैं, तथा जिस पीएच मान पर कोई एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है उस पीएच मान को हम अनुकूलन पीएच मान कहते हैं। टेम्परेचर के लिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, क्या कोई एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रिया करेगा? तो इसके लिए आप ये समझिए कि जितने भी एंजाइम होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन और एंजाइम में अंतर भी यही पूछा जाता है कि प्रोटीन और एंजाइम में अंतर क्या है, तो आप ये बताइएगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सभी एंजाइम ये प्रोटीन के बने होंगे लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन का एक कैरेक्टर है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के ताप पर विकृत हो जाता है, टूट जाता है, ये डीसैचुरेटेड हो जाता है। इसलिए कोई भी एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप पर अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप पर एंजाइम की जो संरचना है वो नष्ट हो जाती है,
विकृत हो जाती है। इसलिए अधिक तापमान पर एंजाइम की एक्टिविटी या एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो संरचना है वो नष्ट हो जाएगी और एंजाइम कार्य नहीं करता है। आज के वीडियो में बेटा यही, आज के वीडियो में हमने आपको दो मैकेनिज्म एंजाइम से रिलेटेड समझाए। अगले वीडियो में हम आपको एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बताएंगे कि एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं। इनहिबिटर को हम कहते हैं मंदक। मंदक आप पढ़े हो, जैसे आप उत्प्रेरक मंदक पढ़े हो या उत्प्रेरक विष केमिस्ट्री में है, उसी तरह एंजाइम विष या एंजाइम इनहिबिटर होते हैं जो किसी एंजाइम की सक्रियता को घटाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम इनहिबिटर और एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, उसको आपको समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप या फ्रेंड की सर्कल में भी इस चैनल को आप भेजिए तथा उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।